नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन DUET MSc मैथ एंट्रेंस 2019 की रिंग थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ 2019 का, वो पेपर थोड़ा सा अलग था, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको बोल सकता हूँ कि वो टफ था। तो उसके जो रिंग थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि रिजल्ट लग रहे हैं, तो आपको एक काम करना है कि एक पेज पे ये सारे रिजल्ट लिख लेना। और जो अपन ने अभी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि आपने BHU 2018 का पेपर सोल्व करता था, तो उसमें भी रिंग थ्योरी के कुछ रिजल्ट आपको मिले होंगे, तो ये भी नोट डाउन कर लेना। और जो पोलिनोमियल रिंग के रिजल्ट है, पोलिनोमियल रिंग जिसमें RX आप देखते होंगे, ZX देखते होंगे, इस टाइप के जो रिजल्ट है वो कुछ इस वीडियो में आएंगे, वो तो मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी आपको शॉर्ट नोट्स की जो PDF है वो मिल जाएगी। तो ये रिजल्ट क्या होता है कि जैसे BHU का जो एग्जाम होता है तो उसमें ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और DU में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है वो आपको इस क्वेश्चन करेंगे अपन, अभी ये वाला पता लग जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं, या @exponential mathematics 2531 करके आप सर्च कर सकते हैं। और ये इस वीडियो के जो टोटल 3 क्वेश्चन है ना, बोलने को तो 3 क्वेश्चन है, पर ये 3 क्वेश्चन कम से कम भी 5-6 मिनट ले सकते हैं आपके। यानी कि क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है हर ऑप्शन में सोचना पड़ता है। ये अच्छे क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो पुराने टाइम में कभी CSI या नेट में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब कि लेवल है ना वो अच्छा लेवल है। तो इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखें और ये नोट डाउन करें, क्योंकि ऐसा आइडिया आपको किसी नोट्स में नहीं मिल सकता। अगर अपन पहले से नोट्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आइडिया नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चंस करने से लगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसी है, और आप ये रिजल्ट है वो नोट डाउन करें, और मैं जो आपको PDF देने वाला हूँ उसको आप पढ़ें बस। अभी जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ZX इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सेकंड वाला बोलता है इफ R इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन एवरी सबरिंग, कीप इन माइंड सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग 1 इज आल्सो ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अगर यहाँ पे आपको एक सिंपल सा रिजल्ट पता होता है तो आप इसको फट से कर सकते हैं। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये बोलता है इफ R इज फिल्ड, इफ एंड ओनली इफ RX इज PID, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो बस थोड़ा सा रिजल्ट है कि R इज फिल्ड इफ एंड ओनली इफ RX इज PID। और यहाँ पे ये R है ना, ये R रिंग को डिनोट कर रहा है, ना कि रियल नंबर R को। रियल नंबर R को अपन इस R से ऐसे डिनोट करते हैं। तो R इज फिल्ड इफ एंड ओनली फिल्ड, तो RX इज PID। अब पहला ऑप्शन ही बोलता है कि ZX इज PID, तो गलत हो जाएगा ना। ZX इज PID इफ एंड ओनली इफ Z इज फील्ड। पर Z तो अपन को पता है कि Z फील्ड नहीं होता, Z सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल डोमेन होता है। तो पहला ऑप्शन तो गया काम से, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। तो ये बोलता है कि ओनली बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी गलत हो गया तो। और ये बोलता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, नाइदर नॉर। अब देखो, तो ये बोलता है कि ZX इज PID, तो गलत हो गया, ZX PID नहीं है, क्योंकि Z PID तभी होता जब Z कैसा होता, फील्ड होता। दूसरा बोलता है इफ R इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग वन आल्सो इज ए प्रिंसिपल। अब देखो क्या बोलता है कि R इज PID है, R इज PID, ठीक है, R इज PID, इसका मतलब देन एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग वन इज आल्सो प्रिंट। अब मैं R को इक्वल ले लेता हूँ, मैं RX ले लेता हूँ, यानी ये रियल नंबर वाला ले लिया अपन ने। ये रिंग को डिनोट करता है, ध्यान रखना, R इज रिंग। और रिंग के ही पार्ट होते हैं ID, PID। PID का मतलब इंटीग्रल डोमेन, PID का मतलब प्रिंसिपल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। तो आपको नोट्स मिलेंगे ना, उसमें सब मिल जाएगा। अब देखो, R इक्वल टू पता चल गया RX, ये क्या बोलता है PID, और ये PID है भी। कैसे PID? क्योंकि R अपन को पता है क्या होता है, फील्ड होता है। और अपन ने अभी रिजल्ट देखा कि R इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ RX इज PID, तो ये RX PID है। तो यहाँ तक तो काम होगी, इफ R इज PID देन एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग वन इज आल्सो प्रिंसिपल। अब देखो, तो ZX होता है, मैं बात करूं ZX की, तो ZX आपको पता है कि सबरिंग होता है RX का। जब ZX RX का सबरिंग है और 1 बिलोंग्स टू ZX में भी है, कंटेन्ड इन RX, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो इसने बोला है कि एवरी सबरिंग, देन एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग 1 इज आल्सो PID। अपन ने एक सबरिंग ले ली ZX जो RX में कंटेन है और 1 को कंटेन कर रही है, इज आल्सो PID, यानी कि ZX इज PID, दिस इंप्लाइज ZX इज PID, ZX इज PID। इसका मतलब क्या कि ZX भी PID है, पर अपन ने अभी बता दिया कि ZX PID नहीं है क्योंकि Z फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें किस रिजल्ट का यूज करा अपन ने? इसमें इस रिजल्ट का यूज हो गया कि R इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ RX इज PID। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, वो नोट करने वाली है। अब देखो ये फील्ड हो गया, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन से बोलता था कि अगर एवरी आई, मतलब सबरिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई सबरिंग R1 है, वो R में कंटेन हो रही है और 1 इसके अंदर है, तो R1 इज आल्सो PID, ऐसा बोलना चाह रहा है। पर अपन ने यहाँ पे क्या करा कि 1 बिलोंग्स टू ZX विच इज कंटेन्ड इन RX। अपन ने ये ले लिया R, वो ले लिया R1, और ये 1 बिलोंग्स टू है, तो अपन ने बताया कि भाई ये तो PID है,
और ये इसकी सब रिंग भी है और ये वन बिलोंग भी कर रहा है, बट ये कैसे नहीं है, ये पीआईडी नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। पर अगर आपको यहाँ पे ऐसा दे देता, इफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन एवरी सब रिंग की जगह अगर वो आइडियल लिख देता ना, आइडियल, तो ये क्वेश्चन ट्रिवियली ट्रू हो जाता देन तो प्रिंसिपल, क्योंकि जैसे ही कोई, आपको एक बताता हूँ कि जैसे ही आर कोई रिंग है, आर इज एनी रिंग और आई उसकी क्या कोई आइडियल है, आई इज एन आइडियल, आई इज एन आइडियल, और अगर वन उस आइडियल में चला जाता है ना, तो आई फिर आर की इक्वली हो जाती है। जब आर पीआईडी है तो फिर आई पीआईडी बन जाएगा। तो ये बात आप दिमाग में रखना कि अगर जिस भी आइडियल में अगर वन बिलोंग कर जाता है तो वो आइडियल पूरी की पूरी आर की इक्वली हो जाती है, क्योंकि वो वन से जनरेट हो जाती है पूरी की पूरी आइडियल, और वन से जनरेट हो जाएगी तो वो आर की इक्वली हो जाएगी। जब आर पीआईडी है तो आई खुद पीआईडी हो जाए। तो ये रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नाइदर फर्स्ट नॉट, तो फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, DU 2019 की जो आंसर की है वो डमी आंसर की है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये डमी आंसर की है, तो वो आंसर की रॉन्ग है, उस पर बिलीव मत करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये रिजल्ट आप लिख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फॉर टू आइडियल आई एंड जे ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग आर डिफाइन आई एंड आई कोलन जे। इस प्रकार से डिफाइन कर रहा है कि आई कोलन जे ये वो सारा सेट आएगा आर बिलोंग्स टू आर सच दैट कि आर इंटू आई है वो जे में कंटेन होना चाहिए। देन फॉर द रिंग जेड ऑफ इंटीजर व्हाट इज 8z कोलन 12z, यानी कि अपन को पहली बात तो ये कि 8z अपन 12z को लिखने का मतलब क्या है। इसके लिखने का मतलब ये है कि वो सारे आर बिलोंग्स टू क्या आएंगे, जेड आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह क्या आ गया, जेड आ गया, रिंग ऑफ इंटीजर जेड, सच दैट कि आर इंटू 8z वो क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए 12z में। तो अपन को बताना है कि आर क्या होगा, ये अपन को बताना है, यानी कि ये आर वाला जो ये सेट है ये क्या आएगा। अब देखो, ठीक है, ये तो क्या होगा, बाय गिवन डेफिनेशन इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। पहला ऑप्शन बोलता है 4z आ जाए, कि इसके वैल्यू 4z आ जाएगी। जैसे ही आप, पहली बात तो ये कि 8z आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 8 6, इधर से भी आते हैं। मैं तो बोल सकता हूँ कि 8z में जैसे माइनस का 8 है, 0 है, 8 है, 16 है, 24 है, ऐसे चलते जाते हैं, और इसमें पीछे भी चल जाते हैं। 12z में आपको पता है कि माइनस का 24, माइनस का 12, 0, 12, 24, 36 ऐसे चलते जाते हैं, 48, ये 12z में आ गए। अब पहला ऑप्शन बोलता है कि आर की वैल्यू रखो, तो आर इंटू 8z 12z में कंटेन हो जाएगा। अब देखो 4z की बात हो रही है, यानी कि इसकी वैल्यू बोलना चाह रहा है कि 4z आती है। 4z में क्या क्या आता है, 4z में आता है 4, माइनस का 4, 0, 4, 8, 12, 16, ये सब आता है। जैसे ही आप ऐसे सोच के देखो कि आर इक्वल्स टू, अगर आपने 1 पुट करा, सपोज दैट, अब देखो ये भी सोच सकते हो कि 4z के अंदर तो 8z 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 4z के अंदर 8 आ रहा है, तो क्या 12z के अंदर 8 आ रहा है, 12z के अंदर तो कहीं भी 8 नहीं आ रहा। जैसे ही आप r इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो r इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो 8z बनेगा, और 8z तो आपको पता है कि 12z में, अब 8z तो 12z में कंटेन हो रहा है। वैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 8z 12z में कंटेन नहीं है, क्यों नहीं है, कंटेन हो नहीं रहा है, नहीं कंटेन है, क्यों नहीं है, क्योंकि 8z में क्या आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, पर आप देख रहे हैं 12z में ना कहीं 8 है ना कहीं 16 है, तो इस कुछ टर्म्स आ रही है कुछ नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं बोल सकता कंटेन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे r इक्वल टू 1 पुट करा तो 8z बन रहा है, उसके अंदर कंटेन नहीं है। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि r की अगर आप 4 वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि 4z के अंदर तो 4 भी आएगा, जब r इक्वल टू 4 पुट करते तो 32z बनेगा, और 32z तो आपको पता है 12z में कंटेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 32 आएगा इसमें, और इसमें कहीं पे भी 32 नहीं दिख रहा आपको, तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोलता है जेड, अब जेड में तो भाई 1 2 3 सब आते हैं, आर की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, इसमें 1 2 3 कभी नहीं आ पाएगा, तो जेड भी नहीं आ पाएगा। अब देखो 2z की बात हो रही है, अब 2z पुट करो, 2z आने का मतलब क्या है कि 2 4 6 ये सब आना चाहिए। अब आर की, अब इसका मतलब ये नहीं कि 2z इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, इट डजेंट मीन कि 2z 12z में कंटेन होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये है कि r इंटू 8z वो 12z में कंटेन होता है। तो इस r की वैल्यू बताओ। अगर आप ये सोच के देखो कि r की वैल्यू अगर आपने 2 पुट कर दी सपोज दैट, तो क्या बनेगा, 16z बनेगा, विच इज कंटेन इन 12z। तो 16z भी 12z में कंटेन नहीं होता, क्योंकि इसमें 16 32 ये सब आता है, इसमें 12 24 48, तो ये कंटेन नहीं होता। इसका मतलब r की वैल्यू 2z वाली पॉसिबल, क्योंकि 2z बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे r की वैल्यू आप किस टाइप से रख रहे हो, 2 4 6 8 इस प्रकार से रख रहे हो, तो इसका आंसर 2z टाइप का आ जाएगा। पर ये 2z के लिए भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि अपन को ऐसा पूछ रहा है ना कि r बिलोंग्स टू z सच दैट r इंटू 8z है वो 12z में कंटेन होना चाहिए, ये अपने को पूछ रहा है। तो ये सेट क्या बनेगा, इसका मतलब r की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो 2 आ गया, r की वैल्यू आपने 4 पुट करी तो 4 आ गया, r की वैल्यू आपने 6 पुट करी तो 6 आ गया। तो इस प्रकार से एलिमेंट आने चाहिए, पर अपन देख रहे हैं कि जैसे अपन r इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 8 दूनी 16z होता है, और 16z 12z में कंटेन नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें 2z में तो 2 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है।
इस बार से अपने 4z वाला देखा था, 4z में 4z बोलने का मतलब है 4, 8, 12 इस टाइप से। जैसे आप r इक्वल टू 4 पुट करते 32z होता है, और 32z इसके अंदर कंटेंट नहीं होता, तो ये भी नहीं आ सकता। अब जेड की बात करें, जेड बोलने का मतलब आर इक्वल टू आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। जब अपन देख रहे हैं कि 2 पुट करने पे भी नहीं आ रहा, 4 पुट करने पे नहीं आ रहा, तो जेड भी नहीं आ सकता। अब बात करें 3z की, अब बचा ऑप्शन 3z। जैसे आर इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 8 3 24z बनेगा, और 24z तो 12z में कंटेन है। कैसे देख सकते हो आप, क्योंकि 12z में क्या आ रहा है, माइनस का 24, 12, 24 ये सब आ रहा है। और अगर 24z लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, 24z में तो आएगा माइनस का 24, 0, 24, 48, यानी कि पूरा पूरा 24z इसमें कंटेन हो गया, तो 24 तो कंटेन हो रहा है। अब बाकी वाला तो अपने आप ही कंटेन हो जाएगा। जैसे आप 6 लिखोगे तो 48z बनेगा, 6 इंटू 8z करेंगे तो 48z, तो 48z तो 12z में कंटेन, क्योंकि 48 भी आ रहा है। अगर 9 लिखेंगे तो 9 72z, तो वो भी 12z में कंटेन आ रहा है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी अपने को, 3z टाइप की रखेंगे, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा ना, तब ये इस 12z में कंटेन हो जाएगा। इसलिए द सेट एट z कोलन 12z, यानी इस सेट बोलने का मतलब क्या है, वो सारे आर बिलोंग्स टू जेड आएंगे, इंटीजर आएंगे, सच दैट कि आर इंटू एट जेड करने पे किस में जाना चाहिए, 12z में जाना चाहिए। तो ये जाने के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3z होनी चाहिए। और क्योंकि 4z वाले लिखेंगे तो 32z आएगा, तो इसके अंदर कंटेंट नहीं होता। जेड वाले के मान लो जैसे आप आर इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, तो 8z होता है, तो इसके अंदर कंटेंट नहीं होता। 2 पुट तो 16z भी इसके अंदर कंटेंट नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, और 2z वाला भी नहीं आएगा। इसका मतलब 4z यानी कि 3z इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा थोड़ा कंस्ट्रक्शन इन्होंने खुद ही बना के दे दिया था, पर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 8z कैसा दिखता है, 12z कैसा दिखता है, और r इंटू 8z करने पे कैसा दिखता है, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो आप बता सकते थे कि 12z में कंटेन होगा कि नहीं होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पहला ऑप्शन है, देखो आप देखो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, ये पहला ऑप्शन ही सिर्फ CSIR नेट में आया हुआ है, और यहाँ पे इसने 3 अलग से दे दिए, 3 स्टेटमेंट कि फॉर ए कॉम्पिटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी या यूनिटी, यानी कि आर कैसी है अपनी, कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी, CRU बोल सकता हूँ मैं, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई इज ए यूनिट, यानी कि आर में से आई हटा दो, और जो भी एलिमेंट इस सेट में आएंगे वो सारे कैसे हैं, यूनिट है। और यूनिट बोलने का मतलब कैसे है, वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बोलने का मतलब है कि आर है, आर बिलोंग्स टू है, तो आर इनवर्स भी बिलोंग करेगा आर बाई आई में, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है देन आर बाई आई इज ए फील्ड, तो बोलता है कि जब आर बाई आई है ना वो फील्ड होगा। ठीक है, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आर बाई आई है, आर माइनस आई या आर बाई आई, इसके हर एलिमेंट का क्या हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो फील्ड अपने आप ही बन गया। इसको अपन देख लेंगे एक बार, इसको थोड़ा देखेंगे। एन आइडियल ऑफ आई, एन आइडियल आई ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमम। देखो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्यों, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल नहीं होता, ऐसे बोलना चाहिए था इसको कि एवरी नॉन जीरो मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, इज मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। क्यों, क्योंकि अगर आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर आर इज कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, ये तो रिजल्ट है, इफ आई इज प्राइम आइडियल ऑफ आर, इज प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन, इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरा ऐसे बोलता है कि इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल, इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज फील्ड। ठीक है, अब देख लो, इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। ये बोलता है कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई आप प्राइम लेके चले हो तो आर बाई आई इंटीग्रल डोमेन बनेगा, ये तो कंफर्म होगा, क्योंकि तो प्राइम आइडियल है तो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि मैक्सिमल, अब ये आई मैक्सिमल इफ एंड ओनली, इसका मतलब आर बाई आई क्या बनेगा, आर बाई आई फील्ड बनेगा, और जैसे आर बाई आई फील्ड बनेगा तो आर बाई आई फील्ड बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि आर बाई आई इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन, दिस डज नॉट इम्प्लाई, डज नॉट इम्प्लाई आर बाई आई फील्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ले लो कि i इक्वल्स टू, मैंने ले लिया x इन जेड एक्स विच इज प्राइम आइडियल, ये इसकी प्राइम आइडियल है, और जेड एक्स अपॉन एक्स विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड विच इज इंटीग्रल डोमेन, तो डेफिनेशन ट्रू हो गया ना, क्योंकि i इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ r बाई आई इज क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन बनेगा, तो इंटीग्रल डोमेन बन गया। बट इज नॉट मैक्सिमल, ये मैक्सिमल नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमल होती तो जेड एक्स अपॉन एक्स को क्या बनना पड़ता, फील्ड बनना पड़ता, जबकि ये तो क्या आ रहा है, जेड की आइसोमॉर्फिक हो रहा है, और जेड इज
नॉट फिल्ड, नॉट फिल्ड। इसका मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं ना कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट नहीं है। तो जहाँ जहाँ थर्ड आ रहा है वो ऑप्शन उड़ा दो, तो ये भी गया और ये भी गया, ओनली सेकंड तो ये भी गया। तो बताओ एक ऑप्शन से आपका काम हो गया, आपको पता लगे कि ओनली फर्स्ट एंड, तभी तो इसने ना पहला ऑप्शन थोड़ा टफ दिया है, तो थर्ड ऑप्शन से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, एन आइडियल आई ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली फार बाई, ये रिजल्ट अपन यही बोला कि आई इज प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली फार बाई इज इंटीग्रल डोमेन, तो ये तो करेक्ट रिजल्ट है, तो सेकंड वाला तो करेक्ट है ही। तो सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है, जहाँ जहाँ थर्ड आ रहा है उसको हटा दो। तो देखो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट है सेकंड की बात ही नहीं हो रही, ये भी नहीं हो सकता इसमें थर्ड की बात हो रही है, ये तो एक बचता है थर्ड वाला। अब फर्स्ट वाले को और समझ लेते हैं। तो एन आइडियल ऑफ आर, आई ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली फार बाई इज इंटीग्रल डोमेन, ये भी हो गया। अब बोलता है कि आई, इफ पहला ऑप्शन बोलता है कि आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर नोट इन आई इज यूनिट देन आर बाई आई। तो पहली बात ये कि आपको आर बाई दिखता कैसे है, जैसे सपोज दैट मैं बात करूं आर बाई का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होगा ना, आर प्लस आई सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। अब ये बोलते हैं कि वो सारे एलिमेंट आर के जो डजेंट बिलोंग्स टू, मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो आई में नहीं है, डजेंट बिलोंग्स टू आई, देन आर इज यूनिट। ठीक है, अब पहली बात तो ये को सेट कैसे आएंगे, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे ना जो आर के आर में हो, आई में, जैसे मान लो कि आर वन प्लस आई, आर टू प्लस आई, इस टाइप से आएंगे। और जैसे ही मान लो आर बिलोंग्स टू आई हो जाएगा, देन आर प्लस आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना पहले कि अगर ए बिलोंग्स टू एच देन ए एच इक्वल्स टू एच हो जाता है कोसेट, तो अगर आर बिलोंग्स टू आई है तो आर प्लस आई आई बन जाएगा, यानी कि इसमें आइडेंटिटी बन जाएगा आर वन प्लस आई, आर टू प्लस आर थ्री प्लस आई, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या बोलता है कि जब आर आई में नहीं है तो वो यूनिट है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर बाई आई का ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तो इसको अपन जीरो एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ये जीरो एलिमेंट हो गया, आर वन प्लस आई हो गया, आर टू प्लस आई हो गया, आर थ्री प्लस आई हो गया, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे। और ये बोलता है कि जब आर है तुम्हारा आई में नहीं है, उस केस में उसका यूनिट है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई आई हैज इनवर्स, दिस इंप्लाइज आर बाई आई इज फील्ड, क्योंकि फील्ड का डेफिनेशन है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये बोलता है कि इसका यूनिट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब आर डजंट बिलोंग टू आई है। और जैसे ही आर आई में बिलोंग कर देगा तो आर बाई आई में ये जो आर प्लस आई है ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। और ये बोलता है कि जब आर है वो आई में नहीं है, उस केस में यूनिट है, तो इस केस में सबकी यूनिट एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो आर बाई आई क्या बन जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन था ना, ये आपको पता होना चाहिए था कि जब आर आई में होता है तो क्या कंडीशन होती है, जब आर आई में नहीं होता है तो यूनिक एलिमेंट आता है और उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई, यानी कि आर नॉट इन आई इज ए यूनिट, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से आर बाई आई क्या बन गया, ये फील्ड बन गया, और एन आइडियल ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली आर बाई आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि इसका तो काउंटर एग्जांपल नोट कर लें, इस रिजल्ट को भी नोट कर लें, इस रिजल्ट को भी नोट कर लें, और इसके साथ अपन एक रिजल्ट ये वाला भी देखा कि मैक्सिमल देन आर बाई आई इज फील्ड, ये वाला भी नोट कर लें। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपको पता लगेगा कि थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी लग रहे थे, कुछ रिजल्ट्स भी लग रहे थे, और मैंने इसके एक्स्ट्रा रिजल्ट भी बताए आपको, आसपास रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आपको इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि रिंग थ्योरी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो आप इनको नोट्स बना लें, और जो बाकी जो नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। So thanks for watching and keep continue watching Exponential Mathematics. Thank you.